हेलो गाइस, मैं मदन पाल आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम पुलिस पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, आप लोगों ने पिछले क्लास में राज्य व्यवस्था के, जिसको आप लोग संविधान कहते हैं, संविधान के पाठ्यक्रम को, सिलेबस को जाना था। तो आज हम लोग उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर टॉपिक को जानेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, यह टॉपिक है आप लोगों का पार्लियामेंट, संसद। संसद के बारे में आप लोग जानेंगे, कितना सीटें होती हैं, कैसे कैसे है, उस व्यवस्था को आप लोग जानेंगे। तो वहीं से हम लोग जो है शुरू करते हैं, और यहाँ से आप लोग यह देखेंगे कि संसद से अक्सर आप लोगों की हर परीक्षा में कुछ ना कुछ यह क्वेश्चन रहता है, कुछ ना कुछ प्रश्न रहते हैं। तो देखिए जल्दी से हम लोग जो इसको शुरू करते हैं। और देखिए आप लोग पार्लियामेंट यानी संसद, और संसद के बारे में देखिए आप लोग जानेंगे। मैंने आप लोगों को बताया कि देखिए संविधान के अंदर, राज्य व्यवस्था के अंदर जितनी भी व्यवस्थाएं की गई हैं, उन सबको एक नंबर दिया गया है, और उस नंबर को हम लोग अनुच्छेद कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। तो देखिए संसद के लिए भी एक नंबर दिया गया है, अनुच्छेद दिया गया है भाई। और वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है 79। 79 में यह कहा गया, क्या कहा गया? कि भारत की एक संसद होगी। क्या कहा गया? भारत की एक संसद होगी, संसद होगी। यह आप लोगों को कहा गया है अनुच्छेद 79 79 के अंतर्गत। और क्या कहा गया? संसद के कितने अंग होंगे, तो यह बात भी बताई गई। अंग कितने हैं भाई, यहीं पर जान लेंगे आप लोग। इसके 3 अंग हैं, और वो कौन कौन से अंग हैं देखिए समझिए। एक होता है आप लोगों का राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा देख लीजिए, समझ लीजिए, राज्यसभा। दूसरा आप लोगों का है लोकसभा, लोकसभा। यहीं पर समझिए आप लोग। तीसरा जो अंग है वो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। ये तीसरा अंग। इनका आप लोग देखिए, इनका भी आर्टिकल है, अनुच्छेद है, यहां पर समझेंगे। राज्यसभा का जो अनुच्छेद है वहीं से ले लीजिए 80। अनुच्छेद लोकसभा का जो है वो 81। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप लोग जानते ही हैं किस अनुच्छेद में रहता है, तो ये रहता है भाई 52 में। तो देखिए जल्दी से आप लोगों ने जाना कि संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर बनती है संसद। तो हम लोग आज यहीं से शुरुआत करते हैं और राज्यसभा के बारे में जानते हैं। समझ लीजिए आप लोग राज्यसभा के बारे में क्या क्या पढ़ना होता है। हम लोगों को पढ़ना है राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, कितनी हो सकती हैं, और कहां कहां से कितनी है, उसके बारे में हम लोगों को जानना है। इसकी आयु वगैरह क्या क्या रहती है, कहां से यह व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है, कहां से नहीं, तो उसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो जल्दी से आप लोग लिख लीजिए राज्यसभा। तो साथियों देखिए, आप लोग राज्यसभा को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो राज्यसभा, यहीं पर जान लीजिए, राज्यसभा को एक अन्य नाम और से जाना जाता है। वो नाम क्या है? उच्च सदन। किससे जानते हैं? उच्च सदन। इसी का दूसरा नाम है ऊपरी सदन। क्या है? ऊपरी सदन। तो ये आप लोगों के राज्यसभा के अलावा भी राज्यसभा के नाम जो हैं उन्हीं को पूछा जाता है। अक्सर आजकल उच्च सदन को ज्यादा पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए आप लोग, इसी को पढ़ना है राज्यसभा को, और कैसे कैसे पढ़ना है वह समझ लीजिए। देखिए क्या पढ़ना है कि अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। अधिकतम सीटों की संख्या, सीटों की संख्या, अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, और भाई वर्तमान की क्या कंडीशन है, उस बात को आप लोगों को जानना है, यानी वर्तमान में क्या है। ठीक है ना? देखिए अधिकतम सीटों की संख्या जो आप लोगों की हो सकती है वह 250 हो सकती है। ठीक है ना? 250 सीटें हो सकती हैं। वर्तमान में 245 हैं। क्लियर? तो यहां पर आप लोग देखेंगे, यहां पर जानिए ये 250 सीटें हो सकती हैं, तो ये कहां कहां से कितनी कितनी हो सकती हैं, इस पर हम
लोग चर्चा करेंगे। देखिए समझिए, यहां पर देखिए आप लोग 229 सीटें राज्यों से हो सकती हैं। राज्यों से कहने का मतलब ये जो स्टेट से होंगे, जो पूर्ण राज्य आप लोगों के हैं, तो पूर्ण राज्यों से 229 सीटें हो सकती है भाई। इसके अलावा समझिए 9 सीटें संघ राज्य क्षेत्रों से यानी यूटी से, समझ लीजिए यूनियन टेरिटरी जो है उनसे 9 सीटें हो सकती हैं। इसके अलावा कितनी बचती हैं? 12 सीटें बचती हैं भाई। तो 12 सीटें क्या होगा? नॉमिनेशन होता है, मनोनीत होती हैं। 12 सीटों पर मनोनयन किया जाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा इसका मनोनयन किया जाता है। 12 सीटों पर कौन कौन से क्षेत्र से मनोनयन किया जाता है उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। देखिए, कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से और समाज सेवा के क्षेत्र से इसमें मनोनयन किया जाता है। समाज सेवा, इन्हीं 4 क्षेत्रों से केवल राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 12 सदस्यों का। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र को नहीं रखा जाता। आप लोग देख लीजिए, इन चारों क्षेत्रों के अलावा कोई क्षेत्र बचता ही नहीं है। अब आप कहेंगे कि जी सचिन तेंदुलकर को इसमें रखा गया, राज्यसभा में मनोनीत किया गया, लेकिन वह खेल से आया। लेकिन भाई समझ लीजिए आप, खेल भी एक कला है, इसलिए सचिन तेंदुलकर को कला के क्षेत्र से रखा गया। तो यहां पर आप लोगों ने जाना किस प्रकार से है। वर्तमान की क्या कंडीशन है भाई, उसको आप लोग समझ लेंगे। देखिए, यहां पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कैसे होता है। वर्तमान में जो कंडीशन है, 229 सीटें राज्यों से कंप्लीट हो चुकी हैं। 229 सीटें राज्यों से यह कंप्लीट हो चुकी हैं। देखिए, आप लोगों के जम्मू कश्मीर को जो यूटी बनाया गया, लेकिन अभी उसको गजट में नहीं दिया गया है, इसलिए आप अभी उसको पूर्ण राज्य में ही मान लेंगे राज्यसभा के संदर्भ में। ठीक है, तो देखिए 229 सीटें राज्यों से, इसके अलावा क्या है? 4 सीटें यूटी से यानी संघ राज्य क्षेत्रों से, केंद्र शासित प्रदेशों से। यहां पर आप लोग समझेंगे ये जो 4 सीटें हैं ये कहां कहां से कितनी कितनी है भाई? 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों से चारों सीटों को रखा गया। कौन कौन से? समझ लीजिए 3 सीटें अकेले दिल्ली से है भाई। 3 सीटें दिल्ली से, एक सीट पुदुचेरी से, एक सीट पुदुचेरी से रखी गई है। यहां पर आप लोग समझ लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है आप लोगों का, कितना हो गया? 229 और 4 233। कितना बचा? 12 बची हैं। तो 12 सीटें आप लोगों को पता ही है। 12 सीटें नॉमिनेशन होगा, मनोनीत होंगी। कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा इनका मनोनयन किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र से? वही सेम क्षेत्र होते हैं, कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से और समाज सेवा के क्षेत्र से इनका मनोनयन किया जाता है। यहां पर आप लोगों ने जाना कि अधिकतम सीटों की संख्या राज्यसभा से कितनी हो सकती है, कहां कहां से कितनी कितनी हो सकती है और वर्तमान में कितनी कितनी है। तो आप लोग यहां पर एक बात और समझेंगे कि देखिए भाई 250 सीटें राज्यों से अधिकतम हो सकती हैं, वर्तमान में 245 है। तो यहां पर आपको समझना है, ये देखिए यहां पर 9 सीटें हैं और यहां पर 4 सीटें हैं। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि यूटी का ही कोटा केवल बचा हुआ है, अन्य सभी तो कोटा कंप्लीट हो चुका है। तो यूटी का 5 सीटों का कोटा बचा हुआ है। ये 5 सीटें कौन बढ़ाएगा? तो भाई इसको बढ़ाती है संसद। लेकिन 250 से अधिक या 250 से कम करने का अधिकार क्षेत्र संसद का भी नहीं है। इसको कौन कम या अधिक कर सकता है वह समझ लीजिए। तो देखिए
अधिकतम सीटों की संख्या को कम या ज्यादा करने का अधिकार संसद के पास नहीं है, यह अधिकार होता है। देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जनगणना के बाद एक कमीशन गठित किया जाता है जिसको आप लोग डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग, तो परिसीमन आयोग जो है वो आर्टिकल 82 में है। यह बताता है किस राज्य से लोकसभा की, राज्यसभा की, विधानसभा की अधिकतम सीटें कितनी रहेंगी, है ना। तो देखिए लेकिन जो वर्तमान की कंडीशन है 250 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 250 कौन कर सकता है, तो भाई इसको बढ़ा सकती है संसद किसी भी यूटी में सीटों को बढ़ाकर, या नई यूटी में विधानसभा गठित करके वहां से भी राज्यसभा की सीटें ला सकती है। तो आप लोग समझ लीजिए बातों को, देखिए समझिए आप बात को यहां पर कि संसद जो होती है वह यूटी की सीटों को घटा बढ़ा सकती है जो वर्तमान की कंडीशन है उस कंडीशन में। दूसरी बात, ये जो आप लोग राज्यसभा 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 नाम पढ़ रहे हैं, वास्तव में इसका नाम राज्यसभा नहीं था, इसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। इसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यों की परिषद, राज्यों की परिषद इसका नाम था। तो राज्यों की परिषद इसका नाम रखा गया था। कब चेंज हुआ वह आपको जानना है, तो देखिए कब चेंज हुआ था, ये 25 अगस्त 1954 को इसका नाम सभापति यानी उपराष्ट्रपति ने आम घोषणा की थी कि इसका नाम आज से राज्यसभा किया जा रहा है, और इसी आम घोषणा से काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा कहा जाने लगा। ठीक है, तो देखिए ये बातें होती हैं, बाकी बातें आप लोग जान लीजिए क्या क्या होती हैं। देखिए राज्यसभा जो होता है आप लोगों का, राज्यसभा में जो अधिकतम सीटें हैं ये 250, इनकी अधिकतम सीटों की संख्या को 2026 तक के लिए स्थायी कर दिया गया है। किसके लिए स्थायी किया गया, 2026 तक के लिए स्थायी कर दिया गया है। कहने का अर्थ यह हुआ 2001 की जनगणना के बाद जो डिलिमिटेशन कमीशन गठित किया गया था, जिसने 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो उसमें यह कहा गया कि 2026 तक के लिए हम लोग राज्यसभा की सीटों को स्थायी कर रहे हैं, परमानेंट कर रहे हैं। 2026 के बाद ही अब इस पर विचार किया जाएगा। तो इस बीच में जो भी आपकी 2011 या 2021 की जो जनगणनाएं होंगी उसमें डिलिमिटेशन कमीशन गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो 2021 की जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन कमीशन गठित किया जा सकता है। बात समझ में आई, क्लियर। तो देखिए यह होता है स्थायी। तो आप लोग समझ लीजिए जो आप लोगों की राज्यसभा है, राज्यसभा का जो सदस्य होता है, यहां पर आप लोग समझेंगे राज्यसभा का सदस्य, एक बात को आप लोगों को समझना है, ऐसा कहा गया था 2003 के पहले कि राज्यसभा का सदस्य यदि किसी व्यक्ति को बनना है, जिस राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ना है, वह उस राज्य का निवासी होना जरूरी है। यह कंडीशन 2003 तक थी, लेकिन अप्रैल 2003 में इस शर्त को हटा दिया गया और यह कहा गया किसी भी राज्य का निवासी किसी भी राज्य से राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। कहने का अर्थ यह होगा कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो सकता है। तो उसके बारे में आप लोग जान लीजिए, यहां पर आप लोग समझेंगे इसी के बारे में। एज लिमिट की अगर बात करें, एज लिमिट क्या है, तो देखिए क्या है, राज्यसभा के लिए अधिकतम न्यूनतम आयु, अधिकतम देखिए लोकतंत्र में होती नहीं है, तो समझ लीजिए आप बात, न्यूनतम आयु राज्यसभा के लिए जो होती है वह क्या होती है भाई, 30 वर्ष रखी गई है। यहीं पर आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, यहीं पर जानेंगे आप लोग सभी, और जो भी आपका सदन है, तो देखिए क्या है, यहीं पर आप लोग जान लेंगे राष्ट्रपति के लिए कितनी एज रखी गई है न्यूनतम, तो भाई वह रखी गई है
35 वर्ष। यहीं पर जानेंगे सभी बातों को। उपराष्ट्रपति के लिए क्या एज है? 35 वर्ष। इसके अलावा समझ लीजिए जो राज्यपाल होते हैं आप लोगों के राज्यों में, उसके लिए कितनी भाई? 35 वर्ष। यहीं पर जान लीजिए लोकसभा के लिए कितनी आयु रखी गई है? तो भाई यह रखी गई है 25 वर्ष। 25 वर्ष की आयु रखी गई है। नेक्स्ट समझिए राज्यसभा। राज्यसभा के लिए भाई 30 वर्ष। यहां पर आप लोग जान लेंगे 30 वर्ष। इसके अलावा विधानसभा जो राज्यों में आप लोगों की होती है, बहुत सब लोग समझते होंगे, विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वह 25 वर्ष होती है। यहीं पर जानेंगे जो विधान परिषद आप लोगों की होती है, विधान परिषदें, तो विधान परिषद के लिए 25 वर्ष 30 वर्ष 30 वर्ष रखी गई है यहां पर आयु। तो देखिए आप लोग, इसके अलावा भी बचता है कुछ, उसको भी समझिए। तो भाई वह होता है पंचायत, चाहे वह कोई भी पंचायत हो, जिला पंचायत हो, नगर पंचायत हो, या फिर आप लोगों की ग्राम पंचायत हो। तो पंचायत के लिए जो आयु रखी गई है वह होती है 21 वर्ष। यहां पर आप लोग समझेंगे, यह क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत रहता है। तो यहीं पर आप लोगों ने आज अक्सर वह आयु सीमा जो आप लोगों के एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप लोगों को बता दी। तो ये आयु रहती है। तो राज्यसभा आप लोग पढ़ रहे हैं, तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। समझ लीजिए आप बात को। तो देखिए यहां पर समझिए आप, 30 वर्ष इसकी आयु होती है। यहां पर आप लोग यह जानेंगे कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। इसको आप लोग समझेंगे कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि यह स्थायी सदन है। यहीं पर देखिए लिख लीजिए स्थायी सदन, इसको यहीं पर ऐड कर लीजिए, स्थायी सदन इसको कहा जाता है। समझिए बात को, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर्ड होते रहते हैं, सेवानिवृत्त होते रहते हैं, और उनके स्थान पर दूसरे लोग आते जाते हैं, इसलिए यह कभी भंग नहीं होती, इसीलिए इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। क्लियर हुई बात? तो देखिए समझिए, इसको स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती। कुछ लोग यह कहते हैं कि जब पहली बार राज्यसभा गठित हुई थी 1952 में, तो तब क्या कंडीशन थी भाई? तब कैसे जो है 2/3 सदस्य, 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर रिटायर किए गए? तो 1/3 सदस्य 1952 में जब हुई थी, तो 6 साल के पश्चात 1/3 सदस्य को रिटायरमेंट दिया गया था। कौन से? रेंडमली उनको उठाया गया था। रेंडमली पहले से बताया गया था भाई जिसका भी उठ जाएगा उसको रिटायरमेंट लेना होगा। तो उस प्रकार से इसको रेंडमली उठाया गया, उसकी जगह दूसरे सदस्य को लाया गया, बस वहीं से जो रिदम जो है वो बन गया था। तो देखिए समझिए, अब समझिए कि इसकी जो अध्यक्षता करता है, अध्यक्ष इसका कौन होता है भाई? तो राज्यसभा की जो अध्यक्षता करता है वह होता है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति होता है। आप लोगों से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है कि कौन अपने सदन का सदस्य नहीं होता? तो उपराष्ट्रपति अपने सदन का सदस्य नहीं होता, वह तो उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन राज्यसभा का वह पदेन सभापति, पदेन सभापति होता है। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इसके बारे में भी, उपराष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, वहीं पर आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, कैसे कैसे इसका निर्वाचन होता है, कैसे कैसे पद से हटाया जाता है और क्या इसकी सैलरी वगैरह रखी जाती है। तो देखिए पदेन सभापति होता है, इतना यहीं पर समझ लीजिए कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अमेरिका की तरह ही, है ना। लेकिन भारत में उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, वह उसका पदेन सभापति होता है, और राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते ही भारत का उपराष्ट्रपति वेतन पाता है। उपराष्ट्रपति पद का अलग से कोई वेतन नहीं दिया जाता। तो यहां पर आप लोगों ने इसको जाना। तो देखिए राज्यसभा के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातों को जाना है, और यहाँ पर जितना आप लोगों के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं वह सब पॉइंट्स मैंने जो है आप लोगों का प्रकाश डाल दिया। आप लोग आगे भी कुछ चीजें करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे,
नेक्स्ट मैं आप लोगों को लोकसभा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, है ना। लोकसभा में आप लोगों को कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का लोकसभा चलेगा। लोकसभा के बारे में भी फिर मैं उसी प्रकार से बताऊंगा, कितनी अधिकतम सीटें होती हैं, कितना राज्यों से होता है, वह सब बातें मैं बताऊंगा। तो ठीक है, ओके गाइस, आप लोगों को आज मैंने राज्यसभा के बारे में बताया। तो राज्यसभा आप लोगों ने जाना, राज्यसभा के बारे में जाना, साथ ही साथ आप लोगों ने अन्य व्यक्ति पदों के जो न्यूनतम आयु रखी जाती है उसके बारे में आपने जाना। तो आज के लिए इतना ही, है ना। आप लोग चैनल पर नए हैं, जो लोग नए हैं भाई वो सब्सक्राइब करें, जो लोग पुराने हैं एक एक शेयर जरूर करें। तो शेयर के साथ साथ आप लोग इस पर कमेंट भी दें, आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ओके, थैंक यू।